नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज कक्षा 11वीं का जो लेसन है वो है विदाई संभाषण। उसको हम आज अनुवादित करेंगे, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं हम सबसे पहले उसके लेखक के जीवन परिचय को। देखिए भाई, बाल मुकुंद गुप्त, अब तक आपने जो पढ़े हैं उनमें से हरियाणा का कोई नहीं है भाई। तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, हरियाणा के हैं। इनका जो जन्म है वो 1865 में ग्राम गुडियाणी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था भाई। प्रमुख संपादन अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। और इनकी मृत्यु हो गई थी भाई 1907 में। जन्म 1865 में और मृत्यु भाई 1907 में, याद रखना। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सर्जन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता के लिए उन्हें स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। सही है। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह से मौजूद है। साथ ही उनमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं भाई। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर के उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह से के अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। अब जो है ना, विदाई संभाषण की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक व्यंग्यात्मक रचना है भाई। उनकी सबसे जो है सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य करती है शिव शंभू के चिट्ठे। उन्हीं में से ये ली गई है, उन्हीं का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो भाई 1899 से 1904 एवं 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। तो यहाँ हम ये भी जानेंगे कि जो बंगाल का जो विभाजन है ना भाई, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल जो है ना, ये उन्हीं के काल में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। भूमि का स्थायी बंदोबस्त उन्हीं के काल में हुआ था ये। तो उनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गौरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हितों में सर्वोत्तम उपयोग कराना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगह पर नीचा देखना पड़ा था। शुद्ध होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वे इंग्लैंड चले गए थे। पाठ में
भारतीयों को बेबसी, दुख एवं लाचारी को, है ना, भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को, है ना, एक व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई, आतताई होता है आतंकी रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया एक गद्य नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, शाजिंदगी, नवीन भाषा का प्रयोग, रवानगी के साथ ही यह एक ऐतिहासिक गद्य रचना का एक नमूना है। यानी बड़े, देखिए भाई, विदाई जो है ना, सामान्य तौर पर हम किसी को विदा करते हैं ना, जो हमारा स्नेही होता है, प्रेमी होता है, जब हम किसी को विदा करते हैं तो हमारे हृदय में दर्द होता है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे ऊपर क्रूरता का व्यवहार करता है, निर्दयता का व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति को जब हम निकालते हैं, विदा करते हैं, तो हमारे दिल को ना बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से लेखक ने लॉर्ड कर्जन का यहाँ से निकलना विदाई संभाषण के माध्यम से दिखाया है। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो ही गया। माय लॉर्ड, यानी आखिर वह दिन आ ही गया कि आपका शासन इस देश से समाप्त हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी यह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आपका ही था और न इस देश के निवासियों का। तो बड़े ही व्यंग्यात्मक और चुलबुलेपन से लेखक ने ये कहा है कि आप जिस तरह से भारतीयों को प्रताड़ित करते थे, सताते थे, तो आपने सोचा था कि मैं तो चिरस्थायी यहाँ लंबे समय के लिए रहूँगा, लेकिन इस बात का आभास ना भारतीयों को था, ना हमें था, ना आपको था कि आपको इतना जल्दी भारतवर्ष छोड़ करके जाना पड़ेगा। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। तो यहाँ भाई प्रभु के बारे में लेखक ने संकेत किया है कि भगवान है, वो सब देखता है, जो बुरा करता है उसे भुगतना अवश्य पड़ता है। बिछड़न का समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है भाई, करुणा उत्पादक, करुणा पैदा करना। आपको बिछड़ते देख आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग दुखी, बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमन यहाँ से पधारें, पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूट करके शांत रस का आविर्भाव उद्गम उस समय होता है माय लॉर्ड। का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछुड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा गया है। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी। तो यहाँ लेखक ने दर्शाने का प्रयत्न किया है कि जब 2 आपस में या कोई हमारा प्रियजन बिछुड़ता है तो उसका दर्द होता है। यहाँ कर्जन से सवाल किया गया है
कि क्या तुम्हारे देश में ऐसा होता है जब कोई बिछुड़ता है, दर्द होता है कि उसके बिछुड़ने का जो है दुख होता है कि नहीं होता है। परंतु हमारे यहाँ, हमारे देश में जब हमसे कोई बिछुड़ता है ना, तो उससे हमें बड़ा आहत होता है, बड़ा दुख होता है। तो यहाँ उन्होंने शिव शंभू की गायों का जो है ना उदाहरण देते हुए आगे कहा है, उसमें से एक अधिक बलवती थी, बलवती बलवान थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरना उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश में पशुओं के बिछुड़ने के समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। यानी यहाँ तक अब से पहले भी जो जो यहाँ वायसराय आए, सब गए, और आपको भी जाना पड़ा, और आगे कोई आएगा तो भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश की, हमारे समाज की रीति है, परंपरा है। इसको अलग नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं किया जा सकता। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। यानी आपने भारतीयों पर बहुत अधिक सितम ढाए हैं, जुल्म किए हैं। और अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझ करके खेलना आरंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर का सुख था, और अंत में ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को वह अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। तो यहाँ भगवान में बड़ी आस्था है लेखक की। जो खिलाड़ी है गर्वित हो जाता है, घमंडी हो जाता है, वह सोचता है कि मैं अपनी जो है ना खेल की जो रीति है वो लोगों को के सामने प्रदर्शित करूं। लेकिन यहाँ लेखक कहता है कि हम सब के पीछे, पर्दे के पीछे एक और ताकत होती है, एक और शक्ति होती है, जिसे सब कुछ मालूम होता है। इस बार बम्बई में उतर करके माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। यानी बड़ा व्यंग्य कसा है कि बम्बई आने पर उन्होंने सोचा था कि भारतीयों की किस किस तरह से दुर्दशा करूंगा, और वो पूरी नहीं हो सकी, उन्हें बहुत जल्द जाना पड़ा। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने के लिए आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर के रखा है, और भारतीयों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया था। आप स्वयं भी खुश न होकर और हो सके, और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। यहाँ लोगों के चित्त पर बड़ा दुख है। यानी ये चीज़ें लेखक इसलिए कह रहा है कि इन्होंने आते ही भूमि का जो स्थायी बंदोबस्त किया था भाई, उसके तहत जमींदारों को है ना इन्होंने ज़मीन दे दी थी, और छोटे किसान उस पर खेती करते थे। ज़मींदार से बहुत सा कर या टैक्स जो है ना वो वसूला जाता था, और उसकी एवज में यदि वो टैक्स या कर नहीं दे पाता था ना, तो उसे कोड़े मारे जाते थे, सज़ा दी जाती थी। तो वहाँ जो पहले जो छोटे किसान थे भाई, अपने छोटे छोटे खेतों में अपना पेट पाल लेते थे। उनकी जो जगीरें थी, वो ज़मीनें थी, वो छीन ली गई थी। तो इस कारण हर जगह त्रासदी थी, दुख ही दुख था। तो ये लेखक ने दर्शाने का प्रयत्न किया है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी, और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर के आप कितने नीचे गिरे। अलीफ लैला के अल्लाह दीन के चिराग रगड़ और
अबुल हसन के बरगद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोल करके वह शान ने देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उसकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं थे, आप प्रथम थे, वे दूसरे थे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। औदा, चंवर, छत्र आदि सबके बढ़ चढ़ करके थे। छत्र होता है जब हाथी के ऊपर बैठते ना भाई, तो एक छतरी लेके ना ऊपर जो है ना छाँव के लिए जो लगाई जाती है ना, उसको छत्र बोलते थे। चंवर और चंवर होते थे भाई, मतलब हवा के जो पंखे होते थे उनको चंवर बोलते थे, चंवर डुलाना। सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर और गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वाक्त्रिता यानी बोलने की चतुराई देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। यानी यहाँ से भी आपका शासन गया और इंग्लैंड से भी आपका शासन गया, दोनों जगह से आपको शासन से हाथ धोना पड़ा। इस देश के हाकिम अपनी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा हाकिम मन भाई जो राजा होते थे ना, महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे पर परले होती थी। कितने ही राज्यों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला था। कितने ही मट्टी यानी काठ के खिलौने की तरह कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए थे। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। ये पायमाल नहीं, मालामाल हो गई थी। सॉरी गलत है भाई, ये पायमाल पलायन कर गई थी भाई। स्वाधीनता उड़ गई थी। बंग देश के सिर पर आरा रखा था। आरा भाई काटने का एक जो है ना आरा। इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सकता उसका, और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा था। वह मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखी रहता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना कलरक जैसे जिसे नौकरी देने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो और नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अदना होता है छोटा सा भाई। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर मिला, पर पतन के पीछे उतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप
के लिए आए थे और क्या करके चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन करके चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबा करके उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़ करके प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैंसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात, ये कैंसर और जार, ये ना भाई, जार एक है ना वो बहुत ही तानाशाही राजा था भाई। इनके बारे में आगे दिया गया है, विस्तार से पढ़ लेना आप। तानाशाही राजा था ये, वो भी घेरने घोटने से प्रजा की बात को सुन लेते थे। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्ले आम उसी दम रोक दिया था। तो आइए पढ़ते हैं। उससे पहले ये कैसर जो है ना भाई, रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों जो 962 से लेके 1876 तक के लिए प्रयोग होता था, यानी प्रयोग में होता था भाई ये 962 से 1876। ये मत सोचना कि वो इतने दिन जिया, जो भी शासक होता था ना उसके लिए ये सब प्रयुक्त होता था भाई। जार, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेष रूप से रूस में तानाशाह शासकों की 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता था। यानी अपने यहाँ राजा कहते थे, वहाँ जार बोलते थे राजा को। तो इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक 913 में के लिए प्रयोग हुआ था भाई। नादिर शाह है भाई 1688 से लेकर 1747 और 1737 से लेकर 1747 तक ईरान के शाह रहे थे और अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो देखिए, तलवार कत्लेआम को युद्ध में रोक दिया था, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासनावधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद बंगाल विभाजन की, जैसे मैंने पहले बात की थी ना, बंग विच्छेद कर दिए गए। किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर के इस देश को छोड़ करके न जाती? ये भाई लॉर्ड कर्जन है, 1899 से 1904 और 1904 से 5 तक रहा था भाई। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया है। और उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, आपको भी उससे कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुखों और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब लोगों का अंत, सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल करके पराधीनता सहकर वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं है।
अनपढ़ गूंगी प्रजा को का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता था। उसी अनपढ़ प्रजा ने में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान पर काटे थे। वह चौकीदारी से लेकर के ऊंचे पद तक काम करना पड़ता था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर के उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह जरा सुनिए। उसने आंखों में आंसू भर करके कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अंदाता है। तो अपनी विपद के दिन मैंने तुम में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर के एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दें। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अब आगे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कोई कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भुला सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड आप में कहाँ है? तो यहाँ लेखक ने लॉर्ड कर्जन पाठ के माध्यम से लॉर्ड कर्जन ने जो है ना भारतवर्ष पर जुल्म सितम ढाए थे, उन जुल्म एवं सितमों के बारे में बताया है कि क्या कर्जन जाते समय है ना अपने सारे गुनाह कबूल करके जाता है। तो यहाँ भारतवर्ष की उदारता के बारे में भी बताया गया है कि भारतवर्ष में जो अपने गुनाहों को कबूल कर देता है तो उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने आपका ये लेसन है वो पढ़ लिया है। अगला जो वीडियो है आपका वो होगा प्रश्नों का। तो तब तक आप कीजिएगा इंतज़ार, बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।